नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले यानी कह सकते हैं हमारा टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। आप सभी को पता है मैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में 1991 से लेके 2021 तक के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जाम्स में जीएस वाले पोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ में अंत तक। बाकी इससे पहले वाले जो भी टॉपिक अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप हमारे चैनल को देखिएगा, जाके विजिट करिएगा उस पे। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 1991 टू 2021 इस तरीके से, ठीक है। उस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी आपको वीडियो मिले वो आप सारे वीडियो देख लीजिएगा जाके, ठीक है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया, हालांकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी लगभग पूरे 3 महीने हैं आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। 3 महीने क्या मैं कहता हूँ, लगभग 3.5 मंथ मान लीजिए आप। अभी आज 7 दिसंबर हुई है, आपका 14 और 15 मार्च को एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो 3 महीने प्लस लगभग 7-8 दिन और एक्स्ट्रा ले लीजिएगा आप, ठीक। तो छोड़िए इन सभी बातों को, बाकी हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, या जो भी आपका मित्र जो भी यूपी दरोगा की तैयारी कर रहा है, तो उसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हो सकता है आपको कुछ आवाज में आज दिक्कत आ सकती है क्योंकि मुझे जुकाम हो गया, तो हो सकता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, किससे संबंधित? आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद से। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देख लेते हैं हम एक बार। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, ये आप देख सकते हैं। हर क्वेश्चन के नीचे एक टैग पड़ा मिलेगा आपको। ये यूपीएसआई का एक क्वेश्चन है जो कि 22 नवंबर 2021 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? डॉट 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 की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं की का समर्थन करने के लिए की गई थी। एन एनपीटीडीसी यानी राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, या फिर राष्ट्रीय पुलिस सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। इसके अलावा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम। आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए अगर बात करी जाती है तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हो सकता है इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया हो। ये देख सकते हैं आप। जिस समय हमारे इंडिया में 26/11 का आतंकी हमला हुआ था उसके बाद में इस पे थोड़ा जोर ज्यादा दे दिया गया था, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड पे, ठीक है। ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कार्यक्रम है जो कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड करके इसकी स्थापना की गई थी। और यह संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकवादी हमलों से रोकने में विभिन्न खुफिया एवं प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? कोपेनहेगन्स विचारधारा से संबंधित, जर्मन विचारधारा से संबंधित, यानी जो शब्द है प्रतिभूतिकरण, ठीक है, भारतीय विचारधारा या फिर रूसी विचारधारा। तो ये जो सिद्धांत हो जाएगा बेसिकली प्रतिभूतिकरण, ये कोपेनहेगन विचारधारा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। देख ले, और ये क्वेश्चन भी आपका 2021 में 14 नवंबर 2021 को एग्जाम हुआ था, थर्ड शिफ्ट में यूपीएसआई का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। प्रतिभूतिकरण कोपेनहेगन विचारधारा से संबंधित है। सिद्धांतकारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामान्य उदाहरण है। यह है कि सुरक्षा चर्चाओं में आतंकवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता कैसे दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया था? तो ये हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद जो बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, और सेना, नौसेना और हवाई सूचना का के निर्देशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो ये हमारी बेसिकली हो जाएगी, मतलब कुल मिला के जो भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट रहती है उस पे ये काम करती है एजेंसी, वो आपकी हो जाएगी संयुक्त असूचना समिति, ठीक है। ये बेसिकली जेआईसी इसको बोला जाता है, जेआईसी, ज्वाइंट इंफॉर्मेशन कमीशन या कमेटी।
एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो यानी कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है उसके तहत जो भी सूचनाएं आती हैं, आरएनडब्ल्यू जो भी कोई इन्फॉर्मेशन देती है, आर्मी की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, नेवी की मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, या एयरफोर्स की मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है। आप सभी को पता है कि भारत की हर सेना की अपनी एक पर्सनल जो इंटेलिजेंस जो टीम रहती है वो होती है। इसके अलावा आरएनडब्ल्यू जो कि भारत के बाहर काम करती है, जो भारत की खुफिया एजेंसी रहती है, भारत के बाहर अगर कोई कह सकते हैं कि जानकारी इकट्ठा करनी है तो वो काम बेसिकली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएनडब्ल्यू रॉ का है। और भारत के अंदर अगर कोई खुफिया काम करता है तो वो बेसिकली काम करती है जो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो, बेसिकली जिसको बोला जाता है खुफिया ब्यूरो, ठीक है। ये हो जाएंगे। तो इन सभी से प्राप्त जानकारी जो भी होती है, जो भी खुफिया इंफॉर्मेशन रहती है बेसिकली, उसको बेसिकली केंद्रीय सचिवालय में भेजा जाता है। वहां पे ये जेआईसी करके एक कमेटी होती है, ये उस पे कह सकते हैं कि एक तरीके से इस पे सेंट्रलाइज्ड तरीके से इसको वो करती है कंटिन्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय का निम्नलिखित में, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो मुख्यालय वो किस में, यानी कि जो सीआरपीएफ है बेसिकली, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर बेसिकली नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा, ठीक है। सीआरपीएफ का बल केंद्रीय पुलिस भारत के केंद्रीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा बल है। यह भारत के सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1939 में की गई थी, ठीक है, 27 जुलाई 1939, ठीक। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिकली, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्जे से अरुणाचल प्रदेश के जाक्षेपला जाचेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? तो इसलिए कह रहा है लद्दाख से जो अरुणाचल प्रदेश तक का जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे कौन सी हमारी जो भारतीय सेना है वो रहती है। इसमें बेसिकली यहाँ पे हमारे दो जो कह सकते हैं फोर्स, आप इनको कह सकते हैं। बेसिकली जनरली क्या है कि जैसे सपोज मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बना के बताता हूँ एक बार। हालांकि मैंने अपने पहले भी वीडियोस में ये करवा रखा है और आपको हो सकता है पता भी हो। सपोज मान लीजिए जैसे कि ये इस तरह से हमारा ये भारत है, ठीक है, ठीक। मतलब थोड़ा विजुलाइज कर लीजिए, ये बांग्लादेश निकल गया, ठीक है, और ये भारत का कश्मीर होते हुए ये इस तरीके से, ठीक। अभी यहाँ पे इस वाले बॉर्डर पे जो रहती है, और ये बंगाल वाले पश्चिम बंगाल वाले बॉर्डर पे, यहाँ पे हमारी बेसिकली मतलब कुल मिला के कह सकते हैं पाकिस्तान बॉर्डर, चूंकि ये पश्चिमी पाकिस्तान है, ये पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। अभी इसका नाम बांग्लादेश है, ठीक है, 1971 के बाद है। तो कुल मिला के जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है वहां पे हमारी रहती है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये चाहे आपका पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो या फिर ये हमारा जो सॉरी बांग्लादेश वाला बॉर्डर हो, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर बात करते हैं हम, बेसिकली जो हमारा ये असम म्यांमार वाला जो रीजन रहता है, यहाँ पे हमारी काम करती है असम राइफल्स, ठीक है, असम राइफल्स, ठीक। और इसकी अगर भर्ती की बात करी जाए असम राइफल्स में या बीएसएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, ये सारी जो भी वैकेंसी रहती है इसमें आपका जो एसएससी जीडी के थ्रू ये सारी भर्तियां की जाती हैं। आप सभी को पता ही होगा, हालांकि अगर आप यूपी दरोगा एग्जाम दे रहे हो तो ये ना तो कॉमन सा है, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पे सिंपल सा भारत की जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी वो डिप्लॉयड है। और वहीं अगर बात करी जाए यहाँ कराकोरम से लेके, ये बात कर रहा है कि यहाँ पे हमारे जो अरुणाचल प्रदेश तक ये वाला जो बॉर्डर है, यहाँ पे कौन सी जो हमारी भारतीय सेना है वो काम करती है, ये बेसिकली आपकी हो जाएगी भारत तिब्बत, चूंकि ये वाला जो पूरा एरिया है ये तिब्बत कहलाता था, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगी भारत तिब्बत यानी कि इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, ठीक। और इसी के साथ साथ एक एक छोटी सी और आ जाती है, जो भारत और नेपाल के बीच में कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच में बेसिकली ये हो जाती है आपकी एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को, किस जगह पे, भारत की किस लोकेशन पे कौन सी आर्मी या कौन सी सेना या कौन सा सुरक्षा बल, कौन सा पुलिस सुरक्षा बल तैनात है, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे क्या है। तो कुल मिला के भारत तिब्बत सीमा सीमा पर या भारत चीन सीमा पर कौन सा हो जाएगा आपका, भारत तिब्बत यानी इंडो इंडो तिब्बत, जो जिसको बेसिकली शॉर्ट में आईटीबीपी बोला जाता है, ठीक है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये भी बेसिकली इसकी भर्ती भी एसएससी के ही थ्रू होती है। किंतु ये जो है भारत में जो एक तरीके से आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं, पर हाँ इसको कहीं पे दंगा हो गया या कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ है तो वहां पे मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आगजनी हिंसा दंगा वगैरह हो सकता है, तो वहां पे बेसिकली सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल, ये बेसिकली भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के साथ में सीमा मतलब जो है उस पे ये गश्ती करती है। वहीं अगर विशेष सुरक्षा गार्ड की बात करी जाए तो ये एसपीजी रहती है, स्पेशल प्रोटेक्शन जो गार्ड हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, उसको आप मान सकते हैं एसपीजी,
ठीक है। इसके अलावा एक और हमारी फोर्स रहती है जिसको एनएसजी बोला जाता है, एनएसजी। ये एनएसजी जो बेसिकली हुई होती है, ये आतंकवाद से संबंधित अगर किसी सपोज कोई बिल्डिंग है या कहीं पे भी है, या कोई मतलब नॉन आतंकवादी किसी बिल्डिंग में छुपा हुआ है, तो वहां पे ये जाके उसको डिफ्यूज कर दिया। हालांकि ये भारत का सबसे छोटा कह सकते हैं जो सशस्त्र बल है, सबसे छोटा है, मतलब इनकी जो नंबर है बहुत कम है, ठीक। परंतु इनकी जो ट्रेनिंग वो बहुत एक एक्सट्रीम लेवल की रहती है। बाकी ठीक, बाकी देख लेते हैं आईटीबीपी की। तो ये पुलिस अर्धसैनिक बल है, इसकी स्थापना 1962 में, जिस समय हमारा भारत पाकिस्तान सॉरी भारत और चाइना से युद्ध हुआ था, उसके बाद में फिर बेसिकली आईटीबीपी की को तैयार किया गया था। ठीक है, यह सीमा पर काराकोरम जो कि दर्रा है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जाछेपला दर्रा तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। और इस बल के द्वारा भारत नेपाल चीन तक फैली लगभग 2114 किलोमीटर की सीमा की रक्षा की जाती है। ठीक है, परंतु अगर सिंपल से अगर सीधा सा आ जाता है कि भारत और नेपाल के बीच में, तो आप वहां पे एसएसबी लगा देंगे, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। ठीक। और एसएससी जीडी के तहत अगर आप जाते हो, तो सबसे सुरक्षित अगर जो जॉब है वो सामान्यतः एसएसबी की ही है। और इसके अलावा एसएसबी के बाद में अगर बात करी, तो वो आपकी सीआईएसएफ हो जाएगी। सीआईएसएफ का बेसिकली काम होता है, ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है। जो भारत की बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, सरकारी बिल्डिंगे हैं, हालांकि प्राइवेट बिल्डिंगे भी है, मतलब जो भारत के मेट्रो स्टेशन है, उन सभी पे जो सुरक्षा दी जाती है वो बेसिकली सीआईएसएफ के द्वारा दी जाती है। ठीक है। नाम भारत में सॉरी डॉट 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 नाम भारत में परमाणु कार्यक्रमों को दिया गया था, इसके जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बना। तो ये बेसिकली जो कह सकते हैं कि जिस समय हमने ये किया था, वो हमारा ऑपरेशन था, जिस समय हमने परमाणु बम का वो किया था, वो था ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा। ठीक है, इस्माइल बुद्धा, इसको किया गया था 1974 में, मई 1974 में। हालांकि ये सक्सेस नहीं हुआ था हमारा ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा। ठीक है, और इसको राजस्थान के पोखरण में किया गया था, जिसे पोखरण वन के नाम से जाना जाता है। इस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण जो कि 11-13 मई 1998 को शक्ति 98 के नाम से किया था, ये भी पोखरण राजस्थान में किया था। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो कुल मिला के जो हमारा पहला ऑपरेशन था, या पहला जो न्यूक्लियर पावर टेस्ट था, वो मई 1974 को हुआ था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और जो दूसरा वाला, ये वाला सक्सेस नहीं हुआ था, ये हमारा फेल मार गया था। दूसरा वाला ये सक्सेस हुआ था, इसको ये बेसिकली इसको शक्ति 98 बोला गया, चूंकि ये 98 में हुआ था, तो यहाँ से आप ध्यान रखें। और दूसरा, चूंकि हमने अगर परमाणु बम का परीक्षण कर लिया, तो हमारे पास शक्ति आ जाएगी, यानी कि पावर। और 98 में किया था ये, तो पावर 98 या शक्ति 98 के नाम से इसको किया था। ठीक है, और हालांकि हमारी जो न्यूक्लियर पावर साइट है वो पोखरण में ही है, तो पोखरण में ही ये दोनों हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह 1982 में शुरू किया गया था और 2008 में पूरा हुआ। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, ठीक है, द्वारा इसे निर्देशित किया गया था। ये बेसिकली आपकी थी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। देखिए, जहां पे डॉक्टर कलाम का नाम आ जाए, तो वैसे ही उनका उनको शॉर्ट में, या कह सकते हैं उनका जो निक नेम है, वो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है उनको। ठीक है, तो एकीकृत जो गाइडेड मिसाइल जो लॉन्च सिस्टम था, उसको बेसिकली इन्होंने कह सकते हैं इनका योगदान रहा था। ठीक, और ये क्वेश्चन आपको 2017 के जो यूपीएसआई हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा मिसाइलों के व्यापक रेंज के अनुसंधान एवं विकास के लिए एक कार्यक्रम था। व्यापक रेंज के अनुसंधान एवं विकास के लिए एक कार्यक्रम था, और 1982 में प्रारंभ हुआ, और 2008 में डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है, और उड्डयन और रिमोट सेटिंग, डेटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करता है। ये बेसिकली आपका हो जाएगा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेसिकली किया गया है? तो ये हमारा बेसिकली हो जाए, मतलब जहां पे भी आपने देखा होगा एनडीआरएफ इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जहां पे भी कोई आपदा वगैरह आती है, तो वहां पे एनडीआरएफ की टीम रवाना की जाती है। तो बेसिकली हो जाएगा आपका एनडीआरएफ को क्या कहते हैं, नेशनल डिस्ट्रक्शन रैपिड फोर्स, इस तरीके से कुछ रहता है। ठीक है, कुल मिला के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ये ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही, उसका नाम क्या? विरोधी नक्सल युद्ध बल। ओके, ये बेसिकली आपको सभी को पता ही है,
इससे पहले छत्तीसगढ़ के जो बस्तर एरिया में यहाँ पे कोबरा कमांडो, कोबरा उनको बोला जाता था, वो तैनात किए थे, लेकिन इसका आंसर आपका ब्लैक पैंथर हो जाएगा, ठीक है। और ये चूंकि 2018 का क्वेश्चन है, पर वर्तमान में आप ध्यान रखेंगे चूंकि आपका मार्च 14-15 मार्च को एग्जाम है, और मार्च 31 मार्च, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आपको ना दिखाई पड़े, 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत को नक्सल से बिल्कुल मतलब माननीय गृह मंत्री जी का ये वक्तव्य है, या उनका कह सकते हैं स्टेटमेंट है, और जो कि लोकसभा में उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि हम 31 मार्च 2026 तक संपूर्ण भारत से नक्सलवाद को पूरी जड़ समेत समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो डेडलाइन है नक्सलवाद को समाप्त करने की, वो कब की रखी गई है, 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। और बाकी अगर इसको विशेष नक्सल विरोधी युद्ध का जो फोर्स है वो बेसिकली ब्लैक पैंथर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले कोबरा इसका एक विशेष बल था, वर्तमान में ब्लैक पैंथर और इसमें ऐड हो चुका था, ठीक है। और एक बार और ये देख लेते हैं, ग्रे हाउंडेड एक विशेष पुलिस बल इकाई है जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद विरोधी जो है एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि ये 2014 के एग्जाम जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, पर वर्तमान के हिसाब से भी आप जान सकते हैं। तो इन सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें तो देखिए महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं जो जंगल वगैरह है वहां पे भी थोड़ा बहुत नक्सलवाद है ही, ठीक है, क्योंकि ये बॉर्डर शेयर कर रहा है आपका छत्तीसगढ़ के साथ में, झारखंड के साथ में, आंध्र प्रदेश के साथ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ तो भाई गढ़ है नक्सलवादियों का, झारखंड भी आप मान सकते हैं, पर जो गोवा है, गोवा में नक्सलवाद की समस्या नहीं है, ठीक है। वही अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल, ये भारत के प्रमुख 7 राज्य थे जो कि नक्सलवाद से पीड़ित थे। वर्तमान में अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन बचा है जहां पे नक्सलियों की कुछ समस्या है, बकाया ये सारा समाप्त हो चुका है, ठीक है। आईएसआईएस है, ये क्या है? ये बेसिकली आईएसआईएस इराक और सीरिया का जो एक आतंकवादी संगठन है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस तरीके से इसका फुल फुल फॉर्म है। और ये 2014 का जो है क्वेश्चन। और आईएसआई अगर सिर्फ अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाट इज आईएसआई, आईएसआई सिर्फ इतना, तो ये बेसिकली जैसे हमारा आरएनडब्ल्यू है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आरएनडब्ल्यू, ठीक है, इसी तरीके से जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसको बेसिकली आईएसआई बोला जाता है, ठीक। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे अभी मैतेई जो आतंकवाद, मैतेई नहीं, हूती, ठीक है, आप हूतियों को ध्यान रखेंगे, हूती कहाँ का आतंकवादी जो वो है। और इसके अलावा मैती, या इसके अलावा जो भी लेबनान वाले जो हिजबुल्ला है वो कहाँ का है, ठीक है, या फिर लश्कर कहाँ का है, और हिजबुल मुजाहिदीन कहाँ का। इस तरीके से ये जो आतंकवादी संगठन है कुछ, इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक सीरिया का भी एक है जिसको हालांकि पहले अमेरिका ने इसको आतंकवादी संगठन माना था, बाद में जब सीरिया से जो वहां का तत्कालीन राष्ट्रपति था जो कि रसिया समर्थक समर्थक था, उसको हटा के वहां पे एक आतंकवादी ग्रुप था, उसको ही अमेरिका ने वहां का वो बना दिया है प्रेसिडेंट। तो आप उसका भी जो ग्रुप है वो आप ध्यान रखेंगे, अभी गूगल करके कमेंट करके भी बताइए, मेरे माइंड से स्लिप हो गया उस सीरिया का जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में उसका नाम, और उसका जो ग्रुप था वो कौन सा था, ठीक है। तो बोको हराम की अगर बात करी जाए तो ये बेसिकली नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है, ठीक। चूंकि ये 2014 का, उस समय इसने बहुत गंद मचा रखी थी इस वजह से। पर वर्तमान में अगर आप बात करते तो हूती और लेबनान वाले जो है, ठीक है, उनको आप ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा जरूरी है वो, ठीक है। और इसके अलावा जो ये गाजा हमास वाले है ना, क्या नाम, हमास, हाँ हमास, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल बनाया गया था, यानी ये बीएसएफ की बात करा तो बीएसएफ आपकी 1965 में बनाई थी, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई एटीएस को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? ये जैसे आप सभी को पता है कि एंटी टेरर स्क्वाड करके एक यूनिट होती है मतलब पुलिस विभाग में, ठीक है। इनको बेसिकली ये एंटी टेरर स्क्वाड रहती है, इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पे किसी जगह पे कोई विस्फोटक रखा हुआ है या बम रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली एटीएस को
सूचना दी जाती है तो वहां पे सबसे पहले क्या भेजा जाएगा? होमगार्ड भेजे जाएंगे, विधि प्रज्ञान जो विज्ञान प्रौद्योगिकीशाला के कर्मचारी होते हैं वो भेजे जाएंगे, या उसमें से कोई नहीं, या बम निरोधक दस्ता? देखिए कहीं पे विस्फोटक होने की जानकारी मिलेगी तो सामान्य सी बात है वहां पे बम निरोधक जो दस्ता होगा वही भेजा जाएगा। होमगार्ड वहां जाके कर भी क्या लेगा, और ये इनका क्या होगा? पता चले बम फट जाए, ये सब गायब हो जाए। वैसे ही भारत में इतनी ज्यादा वो है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में कितने हवाई जहाजों का अपहरण, अमेरिका में कितने हवाई जहाजों का अपहरण, चूंकि ये आप ध्यान नहीं रखे, चूंकि ये 2001 में जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उससे, चूंकि ये करंट से रिलेटेड आप मान सकते हैं, ठीक है, पर इसको आप नहीं ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए किस कानून को लागू करने का प्रयास चला? ये भी हालांकि 2001 का है, पोटा इसमें लगाया गया था, हालांकि उसके बाद में पोटा वोटा ये तो सब डिस्ट्रॉय भी कर दिए, ये तो समाप्त भी हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के कितनी, भारतीय जो सेना है वो कितने कमानों में विभक्त है? ये आपकी भारतीय जो सेना है ये 7 कमानों में विभक्त है, ठीक है। नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, दक्षिण पश्चिमी जो कमांड है, और प्रशिक्षण जो कि मतलब ट्रेनिंग वगैरह देती है वो कमांड, ठीक है। तो कुल मिला के भारतीय सेना 7 कमांडों में डिवाइडेड है। अगला क्वेश्चन, कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जो जांच समिति थी उसका जो नाम था वो क्या था? वो था के सुब्रमण्यम समिति, ठीक है। यानी कि ये, क्योंकि अगर आपने कारगिल का जो अगर वॉर सुना होगा, क्योंकि वो 1998-99 में लड़ा गया था, तो उसमें यह था कि आरएनडब्ल्यू ने इंफॉर्मेशन दी थी, आईबी ने भी इंफॉर्मेशन दी थी, कई सारी इंफॉर्मेशन आई थी, ठीक है। और लगातार 3 महीने तक आरएनडब्ल्यू की तरफ से इंफॉर्मेशन भारत में भेजी गई थी, पर वहां पे जो भारतीय जो एजेंसियां थी जो यहाँ पे बैठी थी उन्होंने उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो जब सारा हो गया और सबसे ज्यादा हमारी जो कैजुअलिटीज हुई थी वो कारगिल वॉर में ही हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद में जो भारत सरकार थी उसने इस पे एक कमेटी बिठाई कि यार तुम लोगों ने इतनी इंटेलिजेंस आई, इतनी सारा कुछ इनपुट्स आए थे, उसमें ध्यान क्यों नहीं दिया, और कहाँ से क्या लूप होल रह गए थे, तो उन सब की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था के सुब्रमण्यम कमेटी, ठीक है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो हमारे जो आतंकवाद से संबंधित क्वेश्चन थे वो लगभग 20-25 ही थे, तो वो हमारे इस छोटे से वीडियो में समाप्त हो गए, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है अगला टॉपिक, तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हालांकि आप एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले ये सारे टॉपिक वाइज सारा करके जाइएगा, ठीक है। कहीं से भी एक भी क्वेश्चन छूटने की कोई भी उम्मीद नहीं रहनी चाहिए, ओके। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, कुछ आपसे पूछना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ओके। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।